आप सभी लोगों का जो अलग अलग राज्य से आए हुए हैं, स्वप्नेश शर्मा जी और बंसल जी, विनय बंसल जी, आपका स्वागत है। अ, हम लोग इस समिट को इसलिए रखे हुए थे कि अलग अलग स्टेट्स के जो आइडियाज हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं उनको हम लोग सुन सकें और स्वीकार कर सकें। हमने अपनी बातें बहुत सी रख ली हैं। जो आपके यहाँ पर सिस्टम है, स्वप्नेश शर्मा जी से मैं पहले सुनना या समझना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के विषय में काफ़ी कुछ सुन रखा है और चला के हमने रिक्वेस्ट की थी कि कोई वहाँ से आए और अपनी बातों को रखे। बहुत सी चीज़ें हमारी अभी अंडर प्रोग्रेस है, अभी डेवलपमेंट के फेज में है और समय रहते अगर हम उसमें कुछ सुधार कर सके तो बहुत बड़ी बात होगी। तो सबसे पहले आपके यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू और मैनेजमेंट के लिए साथ साथ जो रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है उस पर कुछ आपसे सुनना चाहेंगे कि प्रकाश डालें। Thank you so much, sir. I am Swapnesh. I am heading a project in Madhya Pradesh for the e-registration and e-stamping process that is called as Sampada, Stamps and Management of Property and Documents Application. That is in-house built by the supervision of the registration authorities. सर उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट राजस्थान कि जिस तरह से आपने रोड मैप बताया है कि किस तरह से आप मूव कर रहे हैं, उसमें एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस हम लोगों ने 2015 में चालू किया सर। एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस ऑफ ई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट मतलब ये है सर कि हमारे सभी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिकली ही तैयार हो रहे हैं। उसमें डीड भी है, डीड टेम्पलेट जैसा आपने बात की थी और कई और राज्यों ने भी बात की, तो हमारे यहाँ डीड की टेम्पलेट को प्रिंट करके स्कैन नहीं किया जाता। हमारे यहाँ डीड इलेक्ट्रॉनिकली एज ए मेटा डेटा तैयार की जाती है और उसी मेटा डेटा के अकॉर्डिंगली पीडीएफ जनरेट होती है, उस पे इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूशन होता है एंड देन सब रजिस्ट्रार भी डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से जब उसको साइन करता है तो हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जनरेट होता है सर। दैट वुड बी वैलिडेटेड through the electronic signature would be validated and that would be deposited in the even the digital locker or even it can be transferred electronically. So that is the one thing which we have opted in 2014-15 and it is running right now. इसके अलावा सर जो आप और इवन रोहन सर ने बात की थी 360 डिग्री इंटीग्रेशन के बारे में, तो हमारे यहाँ जो पेमेंट होता है सर, पेमेंट हम सबसे पहले रियलाइज कराते हैं साइबर ट्रेजरी मतलब हमारी ट्रेजरी में, उसके बाद ही कोई सर्विस वहां प्रदान की जाती है, चाहे वह ई स्टैंपिंग की हो चाहे वह रजिस्ट्रेशन की हो। और इवन हमने एक कदम आगे जाके दूसरे विभागों की जो म्यूटेशन फीस है वो भी रजिस्ट्रेशन से पूर्व लेनी शुरू कर दी सर। तो वहां अब किसी भी व्यक्ति को किसी विभाग में इंडिपेंडेंटली जाके आवश्यकता नहीं रहती है कि वो फीस जमा करे। इसमें सर एक इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि जो ई स्टैम्प का अमाउंट है सर, ई स्टैम्प का जो पेमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट रियलाइज कर रही है तो वो उसकी किसी प्राइवेट एजेंसी के पास होल्डिंग नहीं होती सर। बिकॉज अगर सामान्य रूप से मैं बताना चाहूं तो लगभग 40 करोड़ रुपए पर डे स्टैम्प से आय है मध्य प्रदेश की। अगर 40 करोड़ के ई स्टैम्प कोई एजेंसी अलग से लेकर और T+1 या T+2 में जमा करे सरकार के खाते में और एक दिन का वो इंट्रा ट्रेडिंग में यूज कर ले तो 1% का रेवेन्यू होता है जो साल भर में लगभग 40 करोड़ रुपए कमाया जा सकता है उस कंपनी के द्वारा, तो वो हम सेव करते हैं सर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपने जैसे सर एक बात की कि आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑनबोर्ड करना चाहिए, तभी किसी सिस्टम को हम बहुत अच्छे से आगे प्रमोट कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पहले सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में काम करते थे उसे स्टैम्प वेंडर या डॉक्यूमेंट राइटर कहते थे, और इवन जो वकील साहिबान होते हैं वो भी काम करते थे, तो उनको हमने सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ऑनबोर्ड किया और उनको ये अधिकार दिया कि वो सिस्टम से जनरेटेड ई स्टैम्प निकालें सर। तो वह ई स्टैम्प निकाल सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट के लिए जो ऑप्शनल रजिस्ट्रेबल हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी रजिस्ट्रेबल होते हैं उसके लिए तो सिस्टम के थ्रू ही ई स्टैम्प जनरेट होता है और डॉक्यूमेंट के साथ प्रिंट होता है सर। डॉक्यूमेंट जो है क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिकल है और आज हम उसको प्रिंट करते हैं, लेकिन अब मैं इस मंच के माध्यम से और सभी जो गणमान्य नागरिक बैठे हैं उनको ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार एक कदम और आगे बढ़ रही है सर। अब हम रजिस्ट्री को डीमटेरियलाइज करने वाले हैं। अब रजिस्ट्री का प्रिंट नहीं होगा सर,
वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व होगी, और इलेक्ट्रॉनिकली ही जितने भी एग्जीक्यूटेंट हैं वो उसको साइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ई साइन. वी हैव ऑनबोर्डेड ई साइन सर्विस प्रोवाइडर्स. दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यस्टरडे कि ई साइन को आप कैसे यूज कर रहे हैं. ई साइन और आधार दोनों को इंटीग्रेट किया जा चुका है सर हमारे एंड पे. बस हम लोग उसको पायलट लेके आएंगे, अक्टूबर तक प्लान था. साथ में दूसरी जो एक कदम लेके आ रहे हैं, जो आपने भी प्रपोज्ड प्लान में शेयर किया सर, कि फेसलेस रजिस्ट्री. इसमें पक्षकारों को ऑफिस आने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी. इसमें हम 3 फेस में बात कर रहे हैं सर. पहले जिसमें सब रजिस्ट्रार से इंटरेक्शन की ही आवश्यकता ना हो, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई करके नोटिफाई किया जा रहा है. दूसरा ऐसा रहेगा जिसमें इंटरेक्शन तो होगा परंतु इलेक्ट्रॉनिकली होगा. दैट वुड बी वर्चुअल इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टीज एंड द सब रजिस्ट्रार. थर्ड, कुछ ऐसे केसेस रहेंगे जिसमें यदि आना चाहें पक्षकार, ये उनके ऊपर हम स्वतंत्रता रखेंगे कि अगर आना चाहें सब रजिस्ट्रार ऑफिस में तो वह आएंगे, और ई ऑथ के बेस पे एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट होगा सर. तो ये चीज थी सर. लास्ट में जैसा आप सर्च के बारे में बता रहे थे सर, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आईडी क्रिएट करने का हमने प्लान किया था सर 2014-15 में. बिकॉज लेकिन मध्य प्रदेश में क्या है सर, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है और हमसे पृथक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट. क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज ए कस्टोडियन डिपार्टमेंट ऑफ लैंड एंड लैंड डेटाबेस, एंड इन अ वे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में अर्बन जो प्रॉपर्टीज का कस्टोडियन है वो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन रखता है सर. तो हमने 360 डिग्री इंटीग्रेशन में अर्बन से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंटीग्रेट किया है, और उनके यूनिक आइडेंटिफाइड खसरों के हम पुल करते हैं रजिस्ट्री में, उसको यूज करते हैं, और जैसी ही रजिस्ट्री होती है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, जैसे ही कंप्लीशन होता है रजिस्ट्री का, हम वो इंफॉर्मेशन कस्टोडियन डिपार्टमेंट को रियल टाइम भेजते हैं, और जो खसरा होता है उसके खसरे के कॉलम नंबर 12 में वो इमीडिएटली इंपोज्ड हो जाती है, जिससे ऑन अ वेरी सेकेंड ये पता चल जाए कि कौन सी रजिस्ट्री किस पक्षकार ने कितनी रकबे की जा चुकी है. ऑन द सेम वेरी मूवमेंट हमारे मध्य प्रदेश में एक नया इनोवेटिव लाए हैं लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जिसे साइबर तहसील कही गई. जैसे कल आंध्र प्रदेश की डिग्नेटरी कह रहे थे कि इमीडिएटली ऑटो म्यूटेशन भी हो जाता है, तो मध्य प्रदेश में भी साइबर तहसीलदार के माध्यम से इमीडिएट म्यूटेशन हो जाता है, और उसमें एक टाइम फ्रेम है, जिसे मैडम भी बता रही थी हरियाणा में, कि एक टाइम फ्रेम के बेस पे डीम्ड म्यूटेशन रहता है, दैट वुड रिमेन लाइक दैट, और वो जैसी टाइम फ्रेम होता है तो कंप्लीटली वो खसरे के कॉलम नंबर 3 जहां भूमि स्वामियों को नाम आता है वहां पे अपने आप दर्ज हो जाता है. तो ये कुछ चीजें ऐसी की गई हैं सर. एंड लास्ट में नॉट द लीस्ट, जो सर्च के बारे में आप बात कर रहे थे सर, ये सर्च के सभी पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश 2014-15 से इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करा रहा है. कोई भी पोर्टल में जाके आज भी देख सकता है सर. अब जो नया एक छोटा सा चैलेंज हम सबको सोचना चाहिए उसमें, कि जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है सर, उसमें हम किन चीजों को दिखा सकते हैं सर्च में, किसमें नहीं दिखा सकते हैं. इसके अलावा जो एक चैलेंज के बारे में बात करना चाहूंगा सर, डेटा सिक्योरिटी और साइबर जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें क्या हमें थंब इंप्रेशन अपने डॉक्यूमेंट में सर्च के माध्यम से या सर्टिफाइड कॉपी के माध्यम से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, दैट इज अ क्वेश्चन. नंबर 2, we should propose to have a masked thumb impression so that इसकी क्लोनिंग ना हो सके, और उस क्लोन को करके आधार का उपयोग करके कोई पैसा विड्रॉ ना कर सके. जो चंडीगढ़ का एक मामला हमने पढ़ा था कि उसमें क्लोनिंग हुई, और एक बिहार में भी मामला हुआ कि वहां पे भी सर क्लोनिंग हुई थी. साथ में ऑब्वियसली आधार का उतना उपयोग करना चाहिए दिखाने के मामले में. आप बिल्कुल कर सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल मूवमेंट ऑफ द डेटा में सर, लेकिन दिखाना उतना ही चाहिए कि जितना उसकी प्राइवेसी को ना हो सके सर. ऑब्वियसली कंसेंट बेस्ड ही हमें करना पड़ेगा और करना चाहिए भी. तो ये कुछ चीजें हैं सर जो मैं चाहता था कि हम डाइस से आप सबसे शेयर करें सर. कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लेंगे सर. और बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी बातें रखी. काफी विजनरी आपका स्टेट पहले से प्लान कर चुका है और आगे बढ़ चुका है. एक जो साइबर तहसीलदार की आपने बात की, ये साइबर तहसीलदार क्या रेगुलर तहसीलदार से अलग है? जी हाँ सर, साइबर तहसीलदार रहते तो तहसीलदार ही हैं, लेकिन उनको हेडक्वार्टर पर एक साइबर तहसील नाम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं. हेडक्वार्टर में वो प्लेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली ही पूरा काम करते हैं, एंड दे वुड बी पोस्टेड एज ए रेगुलर टेरिटोरियल तहसीलदार ऑल्सो, एंड टेरिटोरियल तहसीलदार कैन बी प्लेस्ड एज ए साइबर तहसीलदार ऑल्सो. तो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है और वो वहां पे म्यूटेशन करते हैं सर.
ये आइडिया बड़ा कैची है, हम लोग भी कभी न कभी उसको देखना या विजिट करना चाहेंगे। सर मैं डॉक्टर विनय बंसल की ओर लौटना चाहूँगा। बंसल जी, आपने अपने यहाँ पर जो प्रयोग किए हैं, कुछ बातों को आपने रखा है, जो आपके यहाँ पर कुछ नवाचार अभी पाइपलाइन में हो, कुछ चीजें अभी शुरुआत के दौर में हो, तो उन पर कुछ अगर आप बात अपनी रखना चाहें तो। सर, हमारा एक उसमें इनिशिएटिव हम सोच रहे हैं कि अगर हम जैसे हमारी बैंक की पासबुक होती है हर एक की, तो हमें पता होता है कि हमारे पास कितनी फिक्स डिपॉजिट है, क्या हमारी वैल्यूएशन है। तो अगर हम कुछ ऐसा लैंड के रिलेटेड भी बना सकें, तो हर एक आदमी का, मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर हर कोई बंदा जब अपनी फर्द लेता है, हम फर्द बोलते हैं, जमाबंदी बोलते हैं उसको, तो उसको नॉर्मल बंदे को खुद से पढ़ना नहीं आता होता उसको कि मेरे पास कितनी लैंड है। इवन कैलकुलेशन भी उसकी काफी मुश्किल होती है। और फिर सीधा अगर कैलकुलेशन वो कर भी लेता है तो उसको फिर कलेक्टर रेट का पता करना और फिर उससे मल्टीप्लाई करना, फिर उसकी लैंड की वैल्यू निकल के आती है। तो अगर किसी ने लोन लेना हो बैंक में, अपनी बताना भी हो कि मेरे पास इतने की एसेट्स हैं, तो उसको पहले जमाबंदी निकलवानी पड़ती है, फिर उसको लेके पटवारी के पास जाना पड़ता है, उसके साइन करवाने पड़ते हैं, और फिर जाके कहीं उसकी वैल्यूएशन निकल के आती है। मतलब बंदा अगर किसी की लैंड पंजाब में है और वो मुंबई में है, तो उसको पंजाब में आना पड़ेगा अपनी जमीन की वैल्यूएशन करवाने के लिए। तो हमारा एक ये है कि अगर हमारी जैसा सारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो उसमें कलेक्टर रेट्स को हम उसमें डाल दें, और एक सॉफ्टवेयर में कैलकुलेशन उसकी टोटल जैसे शेयर में होती है, तो कितनी लैंड निकल रही है मल्टीप्लाइड बाय कलेक्टर रेट, तो उसकी एक वैल्यू निकल के आ जाए। और वो जैसे हम एक आधार कार्ड से लिंकेज की बात जैसे चल रही है, तो उसके आधार कार्ड के साथ जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसको लिंक कर दें। तो एक तरह से जब वो अपना आधार कार्ड भरेगा, तो उसको सारी वैल्यूएशन के उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में इतनी एसेट्स हैं उसके पास, तो उसको हम एक सर्टिफाइड अगर तरीके से प्रोवाइड कर सके, तो बड़ी अच्छी क्रेडिट फैसिलिटीज आ जाएंगी और ट्रांसपेरेंसी इसमें आ जाएगी, और उनको बिना किसी मतलब के पटवारी के पास और हमारे ऑफिस में नहीं आना पड़ेगा। एक और जिज्ञासा थी, आपने तत्काल अपॉइंटमेंट के विषय में बताया था, जी शायद हरियाणा में भी है ये तत्काल अपॉइंटमेंट, क्या कुछ प्रीमियम फीस रखी जाती जी है? सर, हम 5,000 रुपीज उसमें रखे हुए हैं हमने। तो हमारे उसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं, कई स्टेशन पे 10 स्लॉट्स हैं और कई स्टेशन पे 20 स्लॉट्स हैं सर। तो वो इसलिए हैं क्योंकि स्लॉट्स काफी बार पूरे के पूरे भर जाते हैं, तो फिर हमें ये है कि जैसे हम रेलवे भी देती है सर तत्काल की फैसिलिटी, तो क्यों ना अगर कुछ लोग तत्काल में आना। और सर एक और भी है, उनको सुबह के 10 स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब इवन ये भी नहीं है कि उनको वेट भी नहीं करनी पड़ती, तो शुरू में उनको प्रायोरिटी पे भी की जाती है, और इवन मतलब कुछ लोग इसलिए भी लेते हैं कि हमें प्रायोरिटी पे हमारा हो जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ लग्जरी फैसिलिटी है सर ये। स्वप्नेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जब आप म्यूटेशन वगैरह के विषय में बता रहे थे, अर्बन डाटा को लेना सबसे बड़ा चैलेंज है, उसे मेंटेन करना भी एक अपना चैलेंज है, तो उसमें किस हद तक बाधा आई या किस हद तक सफल हो सके आप? सर, ऑब्वियसली जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल फैक्ट है कि अर्बन का रिकॉर्ड जो है, लैंड रिकॉर्ड, दैट हैज टू बी लिंक्ड विद द रेवेन्यू रिकॉर्ड। मोर प्रिसाइजली उसकी जो अर्बन प्रॉपर्टीज हैं उसको यूएल पिन या स्पेसिफिक आईडी दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि यूएल पिन दी जा रही है और दी गई है। हमारे यहाँ 267 अर्बन लोकल बॉडीज में यूएल पिन का कार्य कंप्लीट कर दिया गया है। 267 ही अर्बन लोकल बॉडीज में उनको जियो फेंस कर दिया गया प्रॉपर्टीज को सर। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है सर, वो प्रॉपर्टी आईडी के अगेंस्ट में होगा अर्बन के केस में, और रेवेन्यू के केस में खसरा आईडी के अगेंस्ट में होगा सर। तो दैट इज व्हाई कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लिए हम लोग ने ऑनबोर्डिंग की हुई है, और 360 डिग्री का एक विजन है जिसको हम लेके आना चाह रहे हैं, जिसे हम संपदा 2 का नाम दे रहे हैं सर। फिलहाल हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ है वो एग्रीकल्चर से कंप्लीट हो चुका है सर। जो आप लोगों के यहाँ पर बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली एक तरह से डॉक्यूमेंट क्रिएशन की बातें आई हैं, कभी डिजी लॉकर पर भी आप लोगों ने डाल दिया, जैसे डीमैट वाले अकाउंट की बात आपने जैसे कहा कि उस तरह से वेरीफाइबल फॉर्मेट में हम डाल दें। मूल हमेशा ये ध्यान में रखना होता है हमें कि एक डाटा जो मेटा डाटा है, जो बेयर मिनिमम डाटा है, और एक डाटा जिसके भीतर पूरी डीड आपने या कोई चीज डाली हुई है, तो डिटेल्स हमेशा उसके प्राइवेसी का हिस्सा है। लेकिन जो मेटा डाटा का एक मिनिमम कि ये इसके नाम है या ये इस प्रॉपर्टी का जो नाम है उनके साथ दिखने में हमें लगता है कि कोई बाधा नहीं, तो इनमें आप लोगों ने जो पब्लिक डोमेन में डाला होगा, क्या उसके भीतर, क्योंकि आप लोग काफी आगे पहले से ही बढ़ चुके हैं, तो इस पर भी कुछ आप लोगों ने पहले से विचार किया हुआ है? और दूसरा कि क्या उनका
जो भी प्रॉपर्टी ऑनर है उनका पहले से, जैसे लैंड रिकॉर्ड पहले से था ग्रामीण क्षेत्र का, क्या उसका कभी आधार से सीडिंग या फीडिंग आप लोगों ने कर रखी है क्या? जी सर, पहले क्वेश्चन में सर, क्योंकि आई बिलोंग टू द रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ओनली, मेरा डोमेन ही वही है, तो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट मींस कि किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिक की आई के सामने ले आया जाए, फिर उसमें जो भी बातें लिखी गई हों, लिखत के अंदर जितने भी शब्द हों, वो सब पब्लिक की आई के लिए ही रजिस्टर्ड किए गए हैं। तो एवरीथिंग इज फॉर द पब्लिक अपार्ट फ्रॉम पावर ऑफ अटॉर्नी एंड विल। तो वो पूरा का पूरा डेटा हम पब्लिक को दिखा सकते हैं, ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ अगर आपने कोई फीस वगैरह का निर्धारण किया है सर। और मेटा डेटा में चूंकि जैसा मैंने निवेदन किया है कि अभी पर्सनल जो डेटा का प्रोटेक्शन बिल आया है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या दिखाना है इस पे मंथन चल रहा है सर। लेकिन आज की डेट में जितनी रजिस्ट्री हुई है उस रजिस्ट्री का पूरा पार्ट आधार को छोड़कर हम वो पूरी चीजें दिखा रहे हैं और सर्टिफाइड कॉपी रियल टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। सर आईडी का, किसी भी प्रॉपर्टी आईडी का आधार से सीडिंग वाला यस सर, लैंड रिकॉर्ड में हाँ बिल्कुल हुआ है सर। हमारे यहाँ लगभग 4.5 करोड़ खसरे हैं सर। 4.5 करोड़ में से 82 लाख खसरों की आईडी सीड की जा चुकी है सर। तो ये हमारा जो नया वर्जन आ रहा है उसके लिए प्री रिक्वायर्ड एक मैंडेट रहेगा कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो सेलर हैज टू बी सीडेड विद द कस्टोडियन डिपार्टमेंट, और बायर को तो हम सीड कर ही देंगे सर। बंसल जी, आपके यहाँ भी कोई परिवार पहचान पत्र नाम की कोई चीज शुरू की गई है क्या, जैसे हरियाणा ने शुरू किया है, हमारे यहाँ जन आधार है जैसे? नहीं सर, हमने अभी तक कोई ऐसी शुरू नहीं की है, बट के यस मतलब अपकमिंग डेज में हमारा है इसमें, क्योंकि हमने अपनी बाकी सर्विसेज को भी हम, जैसे इनकम सर्टिफिकेट्स हैं हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है, इनकम सर्टिफिकेट्स हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट्स हो गए, उसको हमने एक नया प्रोसेस सर्विसेज चेंज कर रहे हैं उसमें। जैसे हमने इस टाइम पे क्या है कि पहले उसको कोई भी सर्विस लेनी है, इवन मतलब सबसे बेसिक सर्विस है एफिडेविट, जिसके लिए लोग सबसे ज्यादा आते हैं। तो एफिडेविट के लिए उनको पहले स्टैम्प पेपर जो प्रोसेस चल रही थी, तो पहले स्टैम्प पेपर लेना पड़ता था, उसके लिए जाते थे, फिर उस पे टाइप करवाते थे, फिर उसको दोबारा से वो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट जो तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास जाते थे उसको करवाने के लिए, साइन करवाने के लिए। तो हमने अभी फ्रॉम दी होम वो घर पे बैठ के ही अपनी जो रिक्वायर्ड फीस है वो पे कर दें, तो उसी पे ई स्टैंप में कुछ उसकी फीस चली जाएगी। तो ई स्टैंप पेपर पे उसका हमने, जैसे आपकी ऑटो डीड का है तो वैसे ही हमने टेम्पलेट बनाया हुआ है उसका, तो एफिडेविट में वो अपनी एडिटिंग कर सकता है, तो उस ढंग से उसका एफिडेविट उसको घर पे बैठे हुए मिल जाएगा। तो इसी को पहले एफिडेविट पे स्टार्ट करके फिर हम ऐसे ही इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि कोई भी सर्टिफिकेट हो उसके बेसिकली 2-3 पैरामीटर्स हैं। पहला तो उसमें ये रहता है कि बंदा खुद की आइडेंटिफिकेशन बताए कि अगर मैं विनय बंसल हूं तो मैं खुद ही अप्लाई कर रहा हूं, तो उसके लिए पहले हमारे नंबरदार उसको अटेस्ट करते थे आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने उसको आधार पे लेके आ रहे हैं कि वो बंदा अपना ओटीपी जब वो डाल देता है तो इसका मतलब वो आइडेंटिफाई हो गया कि वो विनय बंसल ही है। सेकंड, उसके बाद उसके कंटेंट्स की वेरिफिकेशन की बात आती है। तो जैसे एफिडेविट्स में कंटेंट वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसने डिक्लेरेशन देनी होती है कि वो मेंटली साउंड है और लाइक ही एग्रीज विद द कंटेंट्स। तो उसमें हमने एक वीडियो डिक्लेरेशन प्रिपेयर की है। तो वही चीज हम, जैसे इनकम सर्टिफिकेट भी हम ये ले रहे हैं कि उसमें कुछ डाटा बैकएंड से, जैसे हमारा इनकम टैक्स डाटा है या हमारा जो हमारा अभी जो फसल बेचते हैं किसान, तो वो सारा डाटा आधार से लिंक्ड है, तो वहां से वो डाटा उठा के हम इनकम सर्टिफिकेट भी उनको दे देंगे। बट जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उसमें हमारा थोड़ा सा है कि अभी उसको कितना हमने डिजिटलाइज करना है, क्योंकि उससे बेनिफिट्स फिर उसको लाइफ लॉन्ग मिलते हैं। और सर एक यहाँ पे मेरा एक और भी, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम आती हैं वो सबसे ज्यादा यही आती है डिजिटलाइज करने में एक्ट की, कि एक्ट क्या हमें परमिट करता है या नहीं करता। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट सर, जैसे आपने बात की कि रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एनीवेयर, आई थिंक उसमें आपको यही दिक्कत आ रही होगी कि वो उस केस में सब रजिस्ट्रार के आगे प्रेजेंट नहीं होती पार्टीज, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन एक्ट को अमेंड करने की जरूरत है? तो सर इसी में ये पॉइंट एमपी का निकल के आया, जैसे इन्होंने अगर कर दिया है आपने कि इलेक्ट्रॉनिकली आप डीड आएगी आपके पास, तो क्या हम उसको मतलब मान रहे हैं कि वो डीड प्रेजेंट हो गई है? तो इलेक्ट्रॉनिकली प्रेजेंट जो डीड हुई है, अगर हम उसको प्रेजेंट मान रहे हैं, तो सेम ढंग से, उसी लॉजिक से अगर कोई बंदा डिजिटली हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है, वर्चुअली प्रेजेंट हो रहा है, तो उसको भी हम आई थिंक अगर प्रेजेंट मान सकते हैं, तो फिर एक्ट में भी अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि समय समापन की ओर है, तो 2 सवाल और कोई पूछना चाहता हो तो उस सवाल को ले सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग सेशन को
सर एक क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सभी सिटीजन्स का, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक का एक आधार कार्ड बना दिया है। सबका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि ये आधार से उसको पहचाना जाएगा। अब जैसे हरियाणा में है या राजस्थान में है, इवन आंध्र प्रदेश में भी है कि उन्होंने फिर एक स्टेट लेवल पे परिवार पहचान पत्र बनाया है। मीन्स वहाँ पे उस फैमिली का आइडेंटिटी के लिए एक नंबर क्रिएट किया है। सो इन दोनों से मतलब क्या आधार कार्ड से नंबर से हम बाकी जो फैसिलिटीज हैं जो सिटीजन्स को दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उसकी कंडीशन क्या है, जो भी सरकार की सुविधाएं होती हैं, तो क्या आधार से नहीं दे सकते हैं? मतलब उससे परिवार पहचान पत्र ऐड करने से हमें क्या फायदा होने वाला है? इसमें जो प्रॉब्लम है, आधार जिस समय प्लान किया गया था वो प्लानिंग थी कि हर एक व्यक्ति की बायोमेट्रिक्स और उसकी एक आइडेंटिटी नंबर को मैप कर, ये बताता है कि एक आदमी एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी ये बायोमेट्रिक है। उससे फैमिली सीधे जुड़ नहीं पाती थी, तो फैमिली का एक अम्ब्रेला बनाने के लिए यहाँ भामाशाह कार्ड की शुरुआत की गई थी बहुत पहले। धीरे धीरे भामाशाह कार्ड इवॉल्व हुआ जन आधार कार्ड के रूप में। मध्य प्रदेश में मेरी जानकारी में समग्र नाम से अभियान एक पैरेलल तौर पर पहले से चल रहा था। अगर जब तक आप कोई एक फैमिली आइडेंटिटी नहीं बनाते, चाहे वो राशन कार्ड से जोड़ के चलते हो चाहे अन्य से, अगर उसका यूनिक आईडी सिस्टम नहीं क्रिएट कर सकते, तब तक ये बाधा बनी रहेगी। हम लोगों ने उसका उपयोग किया है तमाम अनियमितताओं को रोकने में। अभी राशन डील वितरण में भी हम लोगों ने देखा कि इतने लोग जो सरकारी कर्मचारी थे और उनके यहाँ पर राशन कैसे चला गया, उनकी वसूली निकली। ये जन आधार से ही पॉसिबल हो सका। जितने भी लोग परिवार पहचान पत्र या समग्र या जन आधार, चाहे जो नाम रखें, एक यूनिक आईडी पर गए हैं जिसका आधार नंबर भीतर इनबिल्ट सीडिंग है, तो वो निश्चित तौर पर इसके लाभ को पा सकते। मैं सर कंटिन्यू करना चाह रहा हूं सर के पॉइंट पे। आपका जो क्वेश्चन था, पर्सन का आइडेंटिफिकेशन आधार हो रहा है, आधार से ही होगा। एक परिवार के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये जो प्लान बनाया गया वो किया गया, क्योंकि कई जो सुविधाएं और स्कीम्स होती हैं वो परिवार के आधार पर दी जाती हैं, तो उसका उपयोग यहाँ हो जाएगा। थैंक यू।